हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतरिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग का असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सतरिया नृत्य के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ से हुई थी और इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत सुधारक शंकर देव ने विकसित किया था और साल 2000 में भारत के संगीत नाट्य अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो सतरिया नृत्य है इसके संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इसको शास्त्रीय नृत्य कब दर्जा मिला? तो 2000 में मिला था। ये यहाँ पे कई बार ऐसे दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले सतरिया नृत्य से संबंधित कुछ लोगों के बारे में जो प्रमुख है यहाँ पे, गुरु जनित गोस्वामी, गुरु घनानंद बोरा, मणिक बरबायन, भावानंद बरबायन, मोनीराम दत्ता, डॉक्टर भूपेन हजारिका, सरोदी सैकिया, इंदिरा पीपी बोरा, अनीता शर्मा और अन्वेषा महंत। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC कौन है? तो राजीव कुमार है, तो आप लोग कहाँ पे राजीव कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 24वें कौन थे? तो सुनील चंद्रा थे और पहला सुकुमार सेन थे। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसके स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आतिशी मरदाना है, तो आप लोग यहाँ पे आतिशी मरदाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका 2003 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सोनल मानसिंह है ये भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य दोनों से संबंधित है और इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण मिला था। तो यहाँ पे पूछा गया था पद्म विभूषण, तो आप लोग यहाँ पे 2003 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पद्म भूषण को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगला शिफ्ट में पूछ ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? जो कि आप लोग को ऑप्शन में था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चारों में सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश के था, तो आप लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आंध्र प्रदेश के ओवरऑल कितना था साक्षरता दर? तो 67.02% था, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 74.88 था और वहाँ पे महिलाओं का साक्षरता दर 59.15 था। और ये ओवरऑल पूरे भारत में 31वां स्थान इसको प्राप्त हुआ था, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर ले भारत की साक्षरता दर, तो 74.04% था, जिसमें पुरुष का 82.14% था और महिला का 65.46% था। और हमने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बना है 2011 की जनगणना से, इसके लिए हमने कल रात को ही 2011 की जनगणना से वीडियो बनाया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। मात्र वो 35 मिनट का ही वीडियो है। आप लोग को कोई भी एग्जाम जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को मिल ही जाता है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो तो इससे पहले मेरे जो वीडियो बना है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकार की प्रणाली को संवैधानिक रूप देने के लिए पारित किया गया था, जिसे नगर पालिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित था, तब लोग यहाँ पे नगर पालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात कर ले इसके बारे में, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 से पंचायत के लिए इसको किया गया था, जो कि जो 73वां संविधान संशोधन है पंचायत से संबंधित है और इसको 1993 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 46 में ये सब कहा गया था, आप लोग का 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, तो आप लोग का शतरंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक भारत के गोवा राज्य से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनको 2022 में शतरंज से उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
पांचवी पंचवर्षीय योजना पर किस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमको नहीं मिला, लेकिन इसके जितना भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें जो आप लोग का ऑप्शन में होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था और इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ध्यान दिया गया था। तो आप लोग को देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या इसमें से दिया गया था, उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अवस्थित में था लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले थे, वहाँ पे कौन सा था वहाँ पे महासागर। तो वहाँ पे तेथिस सागर था। तो आप लोग का तेथिस सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2023 के एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे। तो आप लोग का हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले समापन के दिन कौन थे। तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR सीरीजेस थे। तो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो समापन हुआ था उस टाइम PR सीरीजेस थे। और यहाँ पे टोटल भारत ने 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड था, 38 सिल्वर था और 41 ब्रॉन्ज था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ऑप्शन में कृष्णा दिया गया था। देख लेते हैं इसमें किसको ऋग्वेद में मतलब वहाँ पे नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद में नर्मदा, महानदी, तापी, पेरियार और कृष्णा नदी जैसी नदियों का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र है, इनमें से सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को बताया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सभी पंचवर्षीय योजना में सामान्य चीज क्या थी। तो इसके भी तो हमें को ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके भी सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत में सभी पंचवर्षीय योजना में आम बात यह थी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर, उत्पादन बढ़ाकर और उच्च राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उचित आवंटन करके नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाना था। यहाँ से देख लीजिए आप लोग को ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट यही पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नगरपालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये ज्योतिराव गोविंदा फुले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ज्योतिराव गोविंदा फुले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सत्यशोधक समाज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक की एक सूत्र इकाई में निहित पानी के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो असम के जो फसल कटाई के दौरान त्यौहार मनाया जाता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह फसल के दौरान मौसम के अंत का प्रतीक है और यह जनवरी में मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे माघ बिहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं असम में जो बिहू है 3 प्रकार से मनाया जाता है, तो हम लोग तीनों को यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है इससे आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे है, पहला है बोहाग बिहू। यह बिहू बैसाख यानी मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। इसे असमिया नववर्ष का प्रतीक भी माना जाता है। यह बिहू अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे दूसरा है माघ बिहू। माघ बिहू मध्य जनवरी में मनाया जाता है। यह अनाज की कटाई और मौसम का प्रतीक है। यहाँ पे तीसरा है काटी बिहू। यह बिहू कार्तिक या मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। इसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह फसल के मौसम का जश्न मनाने का त्यौहार है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का Hol2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हो सकता है यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम लोग पेट की एसिड को बेअसर करने के लिए एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं, चेचक के रूप में प्रयोग करते हैं
अपच और सीने में जलन से आराम दिलाने के लिए भी इसको प्रयोग करते हैं, कब्ज में आराम दिलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं इसको, और दवा में पीएच समायोजन के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, और मामूली त्वचा की जलन को शांत करने के लिए भी इसको हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म क्वीन का गाना लंदन थुकुमदा गाने के सिंगर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर नेहा कक्कड़ हो जाएगा, क्योंकि जो नेहा कक्कड़ थे ये फिल्म क्वीन का गाना लंदन थुमकदा के जो भी यहाँ पे सिंगर है ये नेहा कक्कड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी स्थिति को और बदतर बना देना होता है, तो इसका किसी और स्थिति को बदतर बना देना होता है और गुस्से को और भी बढ़ा देना होता है, इसका होता है आग में घी डालने का मतलब। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलग और थलग शब्द का क्या अर्थ है? और यह निर्थक है, तत्सम है और तद्भव है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था सार्थक, निर्थक, तत्सम या तद्भव। तो इसका करेक्ट आंसर निरर्थक शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो अलग और थलग है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका निरर्थक शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजर कहते हैं, तो इसका अजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य शब्द का विलोम पूछा गया था, तो मुख्य शब्द का विलोम गौण होता है, तो इसका गौण करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि मुख्य नहीं मुख पूछा गया था, तो मुख का विलोम विमुख होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है? तो उल्लास का विलोम विषाद, उदासीन या दुख होता है। तीन ऑप्शन में से आप लोग का जो भी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपट शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो यहाँ पे कपट का विलोम निष्कपट होता है, तो आप लोग का निष्कपट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, सार्थक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका निस्वार्थ होगा, तो इसका निस्वार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर परमार्थ भी होता है, तो आप लोग देखिएगा परमार्थ दिया था या निस्वार्थ दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मालिक अपने मजदूरों से काम करवाता है, वाक्य में मतलब ये जो वाक्य था कैसा वाक्य था? तो ये प्रेरणार्थक वाक्य था, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया था, वहाँ पे 4 ऑप्शन था, जिसमें वह बच्चे खेल रहे हैं ये भी आप लोग का ऑप्शन में था, तो ये शुद्ध वाक्य है, तो वह बच्चे खेल रहे हैं आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह शब्द जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सहजीवन कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सहजीवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा सारा क्वेश्चन मिल गया था, तो इस तरह ओरिजिनल एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।